हेलो एवरीवन। आप अभी अपने बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम की सिलेबस में सेकंड चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जो कि है भारतीय संविधान के मूल लक्षण। इस पर मैं पिछले दो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 करके, जिसमें हमने टोटल 5 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से रिलेटेड 16 नंबर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके 6th पॉइंट पर। होपफुली आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो अच्छे से देख ली होगी, तभी आपको आगे चलकर ये सारे वीडियोस एक्सप्लेन हो पाएंगे अच्छे से। तो जो आपके प्रीवियस वीडियोस हैं, जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड 6 वीडियोस हैं, वो आप देख लें। और इसके अलावा जो है ये सेकंड चैप्टर की जो दो वीडियो आ चुकी हैं वो देख लें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये तीसरा, चौथा और पांचवा ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। आज हम आते हैं छठे पर, पार्शली फ्लेक्सिबल एंड पार्शली रिजिड। भारतीय संविधान की विशेषताओं में हम छठे पॉइंट में बताना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान जो है थोड़ा लचीला है और थोड़ा कठोर भी है। अब आप कहेंगे कि ये लचीला और कठोर संविधान क्या होते हैं? बच्चों, लचीला संविधान वो होता है जिसमें बहुत आसानी से चेंजेस लाए जा सकें, यानी कि कभी भी संशोधन बहुत आसानी से कर लिया जाए। और कठोर संविधान वो होता है जिसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो भारतीय संविधान जो है ना ही तो अमेरिका के संविधान की तरह बहुत अधिक कठोर है, यानी कि अमेरिका को जो संविधान है वो 1776 में बनकर अभी तक मुश्किल से 10 से 12 उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन हुए हैं। और इसी तरह से अगर आप देखा जाए, विश्व का सबसे लचीला संविधान इंग्लैंड का माना जाता है, ब्रिटेन का माना जाता है, जिसमें कभी भी संसद बड़ी ही आसानी से परिवर्तन कर सकती है संविधान में। मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, यानी कि किसी बुक के फॉर्मेट में या लिखा हुआ नहीं है। वहाँ पर परंपराओं पर आधारित संविधान है। संसद जब भी लगता है, संसद को देश की परिस्थितियों के अनुसार, देश के विकास को देखते हुए जब चाहे किसी भी संविधान को पूरी तरह, संविधान की धारा को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, कोई नया कानून या अनुच्छेद लेकर आ सकते हैं। तो ये बात होती है कि कौन सा संविधान बहुत अधिक लचीला होता है, कौन सा संविधान बहुत अधिक कठोर है। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं, सबसे संविधान जो कठोर होता है जिसमें चेंजेस ना आ सके, परिवर्तन करना बहुत मुश्किल हो, और सबसे लचीला जिसमें बहुत ही आसानी से परिवर्तन हो सके। तो भारत क्या है? भारत का जो संविधान है वो उसने बीच का मार्ग अपनाया है। वो थोड़ा लचीला भी है और थोड़ा कठोर, दोनों का ही लचीले और कठोर का मिश्रण है। देखिए, इस ये करने के पीछे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य ये था कि संविधान इतना लचीला भी ना हो कि जब भी कोई बहुमत दल आए सत्ता में, तो सत्ता या सरकार में, वो अपने अनुसार संविधान को जैसे चाहे वैसे बदल दे, धाराओं को निकाल दे, नई धाराओं को जोड़ दे, अपने अकॉर्डिंग कर ले। ऐसा संविधान भी नहीं होना चाहिए। और ना ही इतना कठोर संविधान होना चाहिए भारत का कि समय और परिस्थितियों को देखते हुए, आधुनिकता को देखते हुए अपने आप में परिवर्तन ही ना ले पाए, वो रूढ़िवादिता में जकड़ा रहे। तो ऐसा संविधान भी होना नहीं चाहिए। तो बीच का मार्ग अपनाते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने तीन प्रकार के संविधान संशोधन करने की बात कही है। मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि संविधान संशोधन क्या होता है। मान लीजिए नई धाराएं हैं संविधान में, कई अनुच्छेद हैं, धाराएं, इन जो पुरानी पड़ गई हैं समय परिस्थितियों के अनुसार, उनको निकाल दो और नई धाराओं को जो है संविधान में जोड़ दो, नए अनुच्छेदों को संविधान में जोड़ दो। और ये ऐसे ही नहीं जुड़ते कि जो कोई सरकार है, कोई प्रधानमंत्री है वो जोड़ देंगे, नहीं। बकायदा संसद द्वारा पारित होता है बहुमत से, या जैसे भी है तरीकों से, राज्यों की सहमति से, इस प्रकार से, यानी कि बहुत इजी नहीं है संविधान को परिवर्तन करना। तो फिर से उसी बात पर आते हैं कि 3 प्रकार के संविधान संशोधन भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। पहला संविधान संशोधन है जिसे साधारण बहुमत कहा जाता है। देखिए, मैंने यहाँ शुरुआत की लाइन में बताया कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत अधिक कठोर नहीं है और ना ही बहुत अधिक लचीला है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने बीच का मार्ग अपनाया है। और यहाँ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मैंने बताया। पहला है सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत द्वारा। संसद में 50%, 51% जो सदस्य हैं, आधे सदस्य या उस संसद में उपस्थित सदस्य जो हैं, वो अगर हाँ कर दे किसी संशोधन के लिए, संविधान की किसी धारा को जोड़ने या तोड़ने के लिए, तो वो बिल पास हो जाता है। उसे कहते हैं साधारण बहुमत, यानी कि संसद के 51% जो सदस्य हैं वो उसको पास कर दें।
तो अब आते हैं विशेष बहुमत द्वारा। ये बहुत ही मैं सिंपल लैंग्वेज में करवा रही हूँ, जब संशोधन वाला चैप्टर आएगा तो और भी डीप तरीके से आपको बताया जाएगा। सेकंड, फिर हम आते हैं विशेष बहुमत पर। विशेष बहुमत होता है कि संसद के 2/3 यानी कि लगभग 66% जो है सहमति होना, सदस्यों की सहमति होना जरूरी है संशोधन करने के लिए। देखिए बच्चों, अब जो थर्ड पॉइंट आएगा ये कठोर का उदाहरण है। तो ये जो होता है जो आपकी स्पेशल मेजोरिटी है प्लस आधे राज्य, उस देश के आधे राज्य भी अपनी सहमति और कंसेंट देंगे। मतलब कि जो 2/3 संसद से बिल पास होने के बाद जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो भी अपनी सहमति देंगी, लेकिन कितने, आधे राज्य, यानी कि अगर हमारे देश में 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 राज्य सहमत हो उस संशोधन को लाने के लिए। तो इस तरह से हमने जो है सिंपल मेजोरिटी बहुत ही लचीली प्रणाली है, और जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया बहुत कठोर प्रणाली, जो स्पेशल मेजोरिटी है वो भी एक मिक्सअप है। तो बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं सिंपल मेजोरिटी से जैसे पास किए जाते हैं, जैसे कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, उनका पुनर्गठन करना, ये सिर्फ साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी की गई है अनुच्छेदों की, कि संविधान के कितने अनुच्छेद है जो सिंपल मेजोरिटी से पास किए जाएंगे और कितने अनुच्छेद है जो विशेष बहुमत से, और कौन कौन से वो अनुच्छेद है जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होंगे। तो ये 3 प्रकार हम और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आपकी थर्ड यूनिट में। अभी के लिए आप जस्ट इतना ही याद रखें कि 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं संशोधन करने के। और अभी तक भारतीय संविधान में जो है टोटल जो संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिन्हें कहते हैं, वो जनवरी 2020 तक 104 हो चुके हैं। अब हम आते हैं 7th पॉइंट पे, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार। आपके अधिकारों के बारे में भी भारतीय संविधान बताता है, ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। इस पर हम एक जो है चौथा चैप्टर बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स पे है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान ने क्यों दिए, भारतीय संविधान ने? देखिए, मौलिक अधिकार बहुत ही बेसिक, बहुत ही जरूरी, बहुत ही एसेंशियल जो है वो अधिकार है, जो कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के शारीरिक, मानसिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए बहुत अधिक जरूरी हैं। तो ये जो मूल अधिकार है, भारतीय संविधान ने आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान में ये जो मूल अधिकार है हमने अमेरिका से लिए हैं, या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और आपको इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है कि ये कौन से भाग में शामिल है। तो ये भारतीय संविधान के पार्ट 3 आर्टिकल जो है, यानी कि अनुच्छेद 14 से 32 तक ये शामिल है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट MCQ के लिए याद रखना है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाग 3 में शामिल है, और इसमें कुल जो 14 से लेकर 32 तक अनुच्छेद इसमें शामिल है। टोटल जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे 6 मूल अधिकार हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीयों को कितने मूल अधिकार मिले हैं। तो 6 मूल अधिकार हैं। ये है सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच आता है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 दो अनुच्छेदों में आता है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 के बीच आता है। फिर है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये 2 अनुच्छेद 29 और 30 में आते हैं। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में आता है। तो अभी के लिए आपको ये 6 अधिकार याद रखने हैं, और इनके अनुच्छेद भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। आपका अगला पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। आपने 7th पॉइंट में देखा कि हमारे मूल अधिकार हैं, हमें अपने अधिकारों की जानकारी है, परंतु हमें इस देश के लिए कुछ कर्तव्य भी अपनाने होंगे। कुछ ऐसे कर्तव्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में भी भारतीय संविधान बताता है। हालांकि जब भारतीय संविधान बना था 26 नवंबर 1949 तक, तब तक जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब तक ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं थे। ये जुड़े हैं 42वां संविधान संशोधन जब देश में हुआ, जो कि 1976 में हुआ था, और जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी है उनकी सिफारिशों पर हुआ था, जिन्हें कि अनुच्छेद 51A में जोड़ दिया गया।
तो इस प्रकार से जो है ये जो मूल अधिकार मूल कर्तव्य है हमारे 1976 में जुड़े, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों से जुड़े और 51A में जोड़ दिए गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इनको एमसीक्यू के लिए भी याद रखेंगे। पिछले वीडियो में आप देख ही चुके होंगे फर्स्ट चैप्टर में कि मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, हमने रशिया के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो उनकी कुल संख्या सिर्फ 10 हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो इसका जो है संख्या बढ़कर 11 हो गई है। तो एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि भारत के मूल कर्तव्य कितने हैं टोटल, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से 10 हुआ करते थे, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, सॉरी अबाउट दैट, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये मौलिक कर्तव्य यहाँ पे पूरे 11 के 11 मैंने मौलिक कर्तव्यों की फोटो दी गई है, आप इसको थोड़ा जूम करके अच्छे से पढ़ लें। अब हम आते हैं हमारे 9वें पॉइंट पर, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए बच्चों, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट का ही लास्ट चैप्टर है ये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में पता चल गया, इसी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सामने भी पथ प्रदर्शन करने के लिए कुछ जो है ऐसी बातें भारतीय संविधान ने रखी हैं जो राज्य जो है राज्य सरकारें या केंद्र सरकार जो है लोगों के कल्याण के लिए लागू कर सकती हैं। ये जो है टोटल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य, वो आपको याद रखना है, मैंने 8वें पॉइंट में करवाया। तो 36 से लेकर 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, और ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और जो ये वास्तव में क्या है, ये एक प्रकार से आदेश हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के लिए कि लोगों के कल्याण के लिए वो क्या जो है नए नए उपाय कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को हम डीपली मैं एक्सप्लेन करूंगी इस यूनिट के लास्ट चैप्टर में। अभी के लिए आप ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखें, और क्यों ये इनका उद्देश्य क्या आने का वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आते हैं हम 10वें पॉइंट पे, जॉइंट इलेक्टोरेट एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, संयुक्त चुनाव प्रणाली तथा वयस्क मताधिकार। सबसे पहले आते हैं संयुक्त चुनाव प्रणाली पर। संयुक्त चुनाव प्रणाली को समझने से पहले आपको समझना होगा कि संयुक्त तो होगा ज्वाइंट, और उससे पहले आप समझो कि पृथक चुनाव प्रणाली क्या होती है। देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है 1909 में अंग्रेजों के टाइम पर एक अधिनियम पास हुआ था जिसमें ये बताया गया था, जो कि पृथक चुनाव का एक कंसेप्ट लेकर आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि जिस भी जगह पर चुनाव होने वाला है, मान लो कोई एक खड़ा है इलेक्शन में, कोई एक सीट के लिए बहुत सारे मतदाता खड़े हुए हैं, वहां पर उस जगह पर जिस भी धर्म की बहुलता अधिक है, मान लीजिए कि आपका एक एरिया पर्टिकुलर, मान लीजिए हरियाणा में अगर हिंदू अधिक हैं तो हरियाणा की जितनी भी सीट्स होंगी वहां पर हिंदू ही खड़े होंगे। और जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, इसको रियलिटी मत सोचिएगा आप, जस्ट एक एग्जाम्पल समझाने के तौर पर कि हरियाणा में अगर हिंदू है तो हिंदू ही खड़े होंगे और हिंदू ही वोट डालेंगे। अदर कम्युनिटीज चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल असम है, असम में मुस्लिम बहुत अधिक है, तो फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर मुस्लिम अधिक है तो मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट डालेगा। लेकिन आज आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सभी को, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है, किसी को भी वोट डालने का अधिकार है ना। तो इस तरह से क्या है, हमारे यहाँ पर संयुक्त चुनाव प्रणाली है जहाँ पर बिना किसी धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार का भेदभाव किए हुए सभी जो हैं इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। अब आते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वयस्क मताधिकार। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे यहाँ पर वोट कितनी वर्ष तक की आयु वाला इंसान डाल सकता है, तो वो है 18 वर्ष तक की आयु का जो व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है। जब हमारा संविधान बनाया गया था तब ये एज 21 वर्ष हुआ करती थी कि 21 वर्ष से कम वाला व्यक्ति वोट नहीं डालेगा, 21 से ऊपर वाले डालेंगे। लेकिन जो है भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन हुआ। इम्पोर्टेंट
एमसीक्यू है, 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, और इस 61वें संविधान संशोधन में जो है वोट डालने की आयु जो है 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको याद रखना है, जो कि आपकी बुक मैं पेजेस आप लोगों को सेंड करूँगी, उसमें मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, बाकायदा ब्रैकेट से मैंने बताया भी है कि कितना आपको कैसे कैसे याद करना है, कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने अपना 16 नंबर का जो क्वेश्चन नोट है वो बनाते हुए, कौन से मैं एमसीक्यू मैं आपको ऑलरेडी बता ही रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आए हुए हैं। तो ये जो है एक अनुच्छेद भी याद रखना है, अनुच्छेद 326, जिसमें मताधिकार की बात की गई है कि जो 18 वर्ष का व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है। तो ये अभी तक के 10 पॉइंट्स है, बाकी पॉइंट मैं अगली वीडियो में करूँगी। आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से इन पॉइंट्स को करें, अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू।